हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी लर्निंग। आज मैं आपको क्लास 9 साइंस का सेकंड चैप्टर का थर्ड पार्ट करवाने जा रही हूँ। अगर अभी तक आपने इसकी पहले की 2 वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके इसके वीडियो को देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। आज का टॉपिक क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को पढ़ने से पहले हम यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। सो क्या कह रही है? In activity 2.2 we observe that group A and B obtain different shades of solution. So आपने जब एक्टिविटी 2.2 करी थी तो आपने उसमें ग्रुप A और B को डिफरेंट शेड्स पाते हुए देखा था। डिफरेंट शेड्स मतलब एक अगर हल्का होगा तो दूसरा ज़्यादा गाढ़ा होगा। ओके, सो हमने उस एक्टिविटी में क्या किया था? कॉपर सल्फेट की अलग अलग क्वांटिटी ली थी। ए में हमने सिर्फ कॉपर सल्फेट के कुछ ही क्रिस्टल्स को डाला था, एंड जो ग्रुप B था उसमें हमने क्या किया था? 1 स्पून कॉपर सल्फेट का डाला था। सो ऑब्वियस है, जिसमें ज़्यादा क्वांटिटी होगी उसका रंग गाढ़ा होगा, एंड जिसमें कम क्वांटिटी होगी उसका रंग हल्का होगा। तो ये चीज़ हम समझ चुके हैं। सो आगे वही बोला जा रहा है। सो वी अंडरस्टैंड दैट इन अ सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन में जो प्रपोर्शन होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कैन बी वेरिड। वो क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। और वो अमाउंट जो है वो किस पे डिपेंड करता है? वो सॉल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड करता है कि सॉल्यूट उसमें कितना प्रेजेंट है, कम है या ज़्यादा है। इट कैन बी कॉल्ड अ डाइल्यूट, कंसनट्रेटेड, अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसे हम डाइल्यूट सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड भी कह सकते हैं, और वेट कॉन्सेंट्रेटेड जो है वो ही सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। ठीक है, उसको हम सैचुरेटेड भी कह सकते हैं। सो यहाँ पे मेनली 2 पार्ट बोल दिए गए हैं कि डाइल्यूट सॉल्यूशन या फिर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। किसके बेस पे? प्रपोर्शन के बेस पे। तो डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड आर कंपेरेटिव टर्म्स। जो डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड होता है वो कंपेरेटिव टर्म्स होती है। आइए हम उसके कुछ डेफिनेशंस को पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। यहाँ पे टाइप ऑफ सॉल्यूशन जो है वो किस पर बेस्ड है? होता है प्रपोर्शन के बेस पे होता है, यानी कि कम या ज़्यादा के ऊपर होता है। यहाँ पे क्या है? डाइल्यूट सॉल्यूशन। अ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज वन इन विच देयर इज अ रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन। यानी कि आप क्या समझे कि अगर सॉल्यूशन में सॉल्यूट जो है उसका हम स्मॉल अमाउंट डिजॉल्व करवाते हैं तो हम उस सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं कि जो एक्टिविटी 2.2 थी उसमें ग्रुप जो ए था वो क्या था? डाइल्यूट सॉल्यूशन था। क्यों? क्योंकि उसमें कम क्वांटिटी थी। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है। आगे कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन क्या बोल रहा है? इसमें लार्ज अमाउंट होता है सॉल्यूट का, यानी कि कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में कंटेन होता है रिलेटिवली लार्ज अमाउंट, ज़्यादा अमाउंट किसका? सॉल्यूट का, डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन में डिसॉल्व होता है। सो इस तरीके से आप कह सकते हो कि जो एग्जांपल था हमारे पास कि एक्टिविटी 2.2 में ग्रुप बी जो था उसमें हमने ग्रुप ए के कंपैरिजन में 1 स्पून कॉपर सल्फेट का डाला था, यानी कि ज़्यादा क्वांटिटी डाली थी। तो जब भी हम सॉल्यूट को लार्ज क्वांटिटी में डालते हैं तो वो क्या बन जाता है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बन जाता है। ओके, सो हम कह सकते हैं कि जो ग्रुप ए था वो क्या था? वो डाइल्यूट था, वो डाइल्यूट सॉल्यूशन था, एंड जो ग्रुप बी था वो क्या था? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन था। किसके कंपैरिजन में? ए की कंपैरिजन में। इज इट ओके? सो इसके एग्जाम्पल्स भी एक बार देख लेते कि थोड़ा आपको ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। सो इसका एग्जाम्पल ये है, देख सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पे सॉल्यूट के लिए हम क्या ले रहे हैं? सॉल्ट को ले रहे हैं, एंड सॉल्वेंट क्या है? यहाँ पे दोनों में वाटर है। उसमें अब आप देख सकते हैं कि जो पहला वाला है उसमें हम सॉल्ट के सिर्फ कुछ क्रिस्टल्स डालते हैं, ठीक है, एंड उसका रंग देखिए। ये सिर्फ जस्ट देखने के लिए है, ऐसा होता नहीं है कि हम नमक डाल दें तो नमक का उसका सॉल्यूशन का कलर ही बदल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जस्ट एग्जांपल के लिए ये। एंड यहाँ पे देखिए लॉट ऑफ सॉल्ट डाल रहे हैं, जब हम उसके बहुत ज़्यादा क्रिस्टल्स डाल रहे हैं तो वो कंसनट्रेटेड बन रहा है। तो याद रखना डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड सिर्फ 2 के बीच में ही होता है, यानी कि जब आपको 2 चीज़ें गिवन हो और आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में से डाइल्यूट कौन है, तो डाइल्यूट का मतलब आप याद रखना कि जिसमें कम क्वांटिटी होती है सॉल्यूट की, एंड कंसनट्रेटेड अगर आपसे पूछा है तो आपको ये बताना है कि जिसमें ज़्यादा क्वांटिटी होती है सॉल्यूट की। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो अब आप समझ गए होंगे
कि जो कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट जो होते हैं और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन जो होते हैं वो क्या होते हैं। अब हम एक्टिविटी 2.3 पे आते हैं। एक्टिविटी 2.3 हमें क्या कह रही है। एक्टिविटी 2.3 हमें कहती है अप्रॉक्सीमेटली हमें क्या लेना है, 50 ml वाटर लेना है इन ईच 2 सेपरेट बीकर, 2 बीकर्स में ऐड करना है उसमें सॉल्ट एक में और एक में आपको शुगर ऐड करना है। आप उसमें बेरियम क्लोराइड भी ऐड कर सकते हैं सेकंड वाले बीकर में विद अ कंटिन्यूस स्ट्रिंग, और उसके बाद आपको क्या करना है, उसे चलाते रहना है। तो हम यहाँ पे सिर्फ शुगर यूज़ करेंगे, बेरियम क्लोराइड नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि दोनों में से किसी एक को यूज़ करना है। तो दोनों बीकर में एक में आपको क्या करना है, सॉल्ट डालना है और एक में आपको शुगर डालना है। When no more solute can dissolve, जब और ज़्यादा सॉल्यूट जो है वो डिज़ोल्व नहीं हो पाता तो आपको क्या करना है, हीट करना है कंटेंट ऑफ द बीकर को टू रेज करने के लिए द टेम्परेचर बाय अबाउट 50 डिग्री सेल्सियस। आपको क्या करना है, जितना भी गिवन टेम्परेचर है उस टेम्परेचर से आपको इंक्रीज़ कर देना है एंड 5 डिग्री सेल्सियस तक आपको क्या करना है, उसको बढ़ा देना है एंड फिर से आपको स्टार्ट कर देना है, उसमें ऐड कर देना सॉल्यूशन। अब आपको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ कि पहले तो ये डिज़ोल्व होना बंद हो गया था मगर उसके कुछ देर बाद हम क्या कर रहे हैं, हम उसमें फिर से ऐड कर रहे हैं सॉल्यूट को। ऐसा कैसे हो गया, यानी कि उसमें स्पेस के दोबारा बन गया था जब हमने उसको इंक्रीज़ कर दिया 5 डिग्री के सेल्सियस के टेम्परेचर से। तो यस, जब भी हम किसी चीज़ पार्टिकल्स को या फिर किसी भी सॉल्यूशन को हीट करना शुरू करते हैं तो उसके अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, उनके अंदर स्पेस आ जाता है। स्पेस आने की वजह से उसमें जगह बनती है। उस जगह में जब वो स्पेस बनता है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम उसमें ऐड कर सकते हैं और सॉल्यूट को। सो आपको समझ में आ गया होगा ये। आगे है, इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्ट, शुगर और बेरियम क्लोराइड दैट कैन बी डिजॉल्व इन अ वाटर एट अ गिवन टेम्परेचर द सेम। जब हम उसको गिवन टेम्परेचर पे डिज़ोल्व कर रहे थे शुगर को और सॉल्ट को, तो क्या वो किसी भी टेम्परेचर पे सेम हुए थे, यानी कि एक ऐसा लेवल आया था कि जब वो डिज़ोल्व होना बंद हो गया था। तो हाँ, ऐसा लेवल भी आया था। तो अब आप उसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि जब ऐसा होता है तब हम उसको क्या कहते हैं। यहाँ पे आपके पास बहुत सारी डेफिनेशन आएगी तो आपको उसे अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से सुनना है। एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अ सॉल्यूशन दैट हैज़ अ डिज़ोल्व, जब सॉल्यूशन क्या हो जाता है, सॉल्यूशन जो है वो डिज़ोल्व करता है एज सो मच सॉल्यूट को एज इट इज़ अ कैपेबल ऑफ डिज़ोल्विंग, यानी कि जो सॉल्यूशन है वो सिर्फ उतना ही डिज़ोल्व करता है सॉल्यूट को जितनी कि उसकी डिज़ोल्विंग की कैपेबिलिटी होती है। इट सेड टू बी सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो उसे क्या कहा जाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, सो इसका एक और यहाँ पे डेफिनेशन गिवन है इन अदर वर्ड्स में, सो हम वो पढ़ते हैं। व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिज़ोल्व, जब और ज़्यादा सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं किया जा सकता इन द सॉल्यूशन में एट अ गिवन टेम्परेचर पे, इट इज़ कॉल्ड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो आई होप आपको ये वाला आंसर ज़्यादा अच्छा लगा होगा, सैचुरेटेड का डेफिनेशन, तो आप इसे ज़रूर लर्न करना। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिज़ोल्व, जब और ज़्यादा सॉल्यूट को हम डिज़ोल्व नहीं कर सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन में एट अ गिवन टेम्परेचर पे, इट इज़ कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आगे हम पढ़ते हैं क्या बोला जा रहा है, एक और डेफिनेशन आ रही है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, उस सॉल्यूट का अमाउंट जो प्रेजेंट होता है किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में एट दिस टेम्परेचर पे, उसे क्या कहा जाता है, सॉल्युबिलिटी कहा जाता है, कि उसकी कितनी घुलनशीलता है, कितना वो घुल सकता है वो सॉल्यूट। ओके, उसके बाद है, इफ़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन इन द सॉल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेशन लेवल, अगर सॉल्यूट का जो अमाउंट होता है वो सॉल्यूशन में लेस होता है, कम होता है, एक सैचुरेशन लेवल से कम होता है, यानी कि वो और भी घोला जा सकता है। ठीक है, यानी कि हम सॉल्यूशन में और भी सॉल्यूट को डाल सकते हैं बट हम और नहीं डाल रहे हैं, हम सैचुरेशन लेवल से कम रख रहे हैं, तो इट इज़ द कॉल्ड एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो उसे क्या कहा जाता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल्स मैं आपको एक बार शो कर देती हूँ। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में मैंने क्या लिया है, कोल्ड ड्रिंक्स लिया है, एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन में मैंने क्या लिया है, टमाटो केचप लिया है। सो आप ये समझ गए होंगे मैंने कोल्ड ड्रिंक को अनसैचुरेटेड में क्यों रखा है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में और भी सॉल्यूट को मिलाया जा सकता है, और टमाटो केचप जो होता है वो थोड़ा गाढ़ा होता है एंड उसमें अगर और हम मिलाएंगे तो वो उसको डिज़ोल्व ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, टमाटो केचप का जो सॉल्यूशन है उसको और डिज़ोल्व नहीं कर पाएगा, चाहे हम शुगर मिलाएं या फिर कुछ भी टमाटो भी मिलाएं तो। सो हम कह सकते हैं ये
सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। सो मेनली यहाँ पे हमारे पास कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं? 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। पहला होता है सैचुरेटेड, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड एंड तीसरा होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो अब ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या कहता है हमें कि सॉल्यूशन विच कंटेन मोर अमाउंट, जब सॉल्यूशन में कंटेन होता है मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का दैट अमाउंट रिक्वायर्ड, मतलब जितनी भी अमाउंट हमें रिक्वायर्ड होती है उससे ज़्यादा अमाउंट क्या होता है सॉल्यूशन में कंटेन होता है टू द सैचुरेटेड इट, कि जितना हम उसको सैचुरेट कर सके, यानी कि कितना कोई सॉल्यूशन उस सॉल्यूट को डिज़ोल्व कर सकता है अपने आप में, उससे अगर उस एक टेम्परेचर से या फिर उस लेवल से अगर हम ज़्यादा क्या करने लग जाते हैं, सॉल्यूट को ऐड करने लग जाते हैं, तो इन अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तब हम उसे क्या कहते हैं? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखो हमने अभी थोड़ी देर पहले एक प्रैक्टिकल पढ़ा था, उसमें हमने क्या किया था कि चीनी और नमक को हम ऐड करते जा रहे थे एंड उसके बाद हमने क्या बोला गया था कि उसे अगर वो डिज़ोल्व होना बंद हो जाता है तो आप उसको और हीट करो। हीट करने से क्या होगा, उसमें स्पेस पड़ेगा, तो जब जगह खाली होगी तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, और सॉल्यूट डालेंगे। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है कि जब एक सैचुरेटेड लेवल आ जाता है मगर उसके बाद हम उसको हीट देके और उसमें ऐड करते जाते हैं सॉल्यूट को, तो उस टाइम पे हम उसको क्या कहते हैं? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहते हैं उस टाइम पे उसको? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के यहाँ पे 3 एग्जांपल है, कैंडी, स्वीट टी, सिरप। कितने एग्जांपल है? 3, कैंडी, स्वीट टी और सिरप। सो आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में, कि हम उसको निकालने के कितने मेथड होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज़ द अमाउंट। क्या होता है? कंसंट्रेशन सॉल्यूशन वो अमाउंट होता है किसी भी सॉल्यूट का जो प्रेजेंट होता है गिवन अमाउंट में ऑफ द सॉल्यूशन के, यानी कि जब भी हम किसी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है उस चीज़ को, उसके अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तब हम उसे क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कि किसी भी सॉल्यूशन का कितना कंसंट्रेशन है, ठीक है। और उसको हम किस में निकाल सकते हैं? मास में भी निकाल सकते हैं, वॉल्यूम में भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे टाइप के होते हैं वे जिससे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को, बट हमें यहाँ पे हेयर वी विल लर्न ओनली 3 मेथड्स। मगर हम यहाँ पे सिर्फ कितने मेथड्स पढ़ेंगे? 3 मेथड्स पढ़ेंगे। पहला मेथड है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन क्या बोल रहा है? अगर हमें मास से मास पे जाना है तो मास ऊपर भी रख सकते हैं, नीचे भी रख सकते हैं, यानी कि न्यूमरेटर में भी आपको मास रखना है, डिनोमिनेटर में भी मास रखना है। आगे हमें क्या बोला जा रहा है? परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब याद रखना, किसी भी चीज़ को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें उससे क्या करना होता है? 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 100 से तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा ही होगा। अब यहाँ पे बात आती है किसकी? सॉल्यूशन की, कि हमें परसेंटेज किसका निकालना है? सॉल्यूशन का निकालना है। तो याद रखना, जब भी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात आती है कि किसी भी चीज़ की कितना कंसंट्रेशन है, किसी भी सॉल्यूशन का कितना कंसंट्रेशन है, तो याद रखना हम हमेशा किसके अमाउंट पे जाते हैं? सॉल्यूट के अमाउंट पे जाते हैं। सॉल्यूट के बेस पे हम निकालते हैं कि हाँ कि इसमें इतना कंसंट्रेशन है, तो सॉल्यूट को हमेशा कहाँ रखना है? आपको ऊपर रखना है, एंड सॉल्यूशन को हमेशा कहाँ रखना है? आपको नीचे रखना है। और याद रखना बस यहाँ पे कौन चेंज होगा? सिर्फ मास चेंज होगा। ओके, मास से वॉल्यूम हो सकता है या मास वॉल्यूम हो सकता है, इसके अलावा हमें और आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 3 वेज गिवन है, तो हमें सिर्फ 3 वेज के बारे में पढ़ना है। तो मास बाय मास आपको परसेंटेज शायद से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। मास बाय मास की बात है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। अब मास बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है? हमें मास से वॉल्यूम पे जाना है, यानी कि ऊपर मास रखना है, नीचे वॉल्यूम रखना है। और मैं आपको बता चुकी हूँ ऊपर सॉल्यूट हमेशा रखते हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन हमेशा सॉल्यूट के बेस पे निकलता है, एंड नीचे हमेशा किस पे रहेगा? सॉल्यूशन पे। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से अगर करते हैं तो ऊपर वॉल्यूम रखेंगे, नीचे भी वॉल्यूम रखेंगे, क्योंकि वॉल्यूम से वॉल्यूम पे जाना है, और ऊपर सॉल्यूट आएगा, नीचे सॉल्यूशन, एंड परसेंटेज के लिए आपको मल्टीप्लाई से 100 कर देना है। इसी से रिलेटेड अब आपके पास क्या आता है? एक एग्जाम्पल आ रहा है 2.1 का, वो पढ़ लेते हैं एक बार। क्या बोल रहा है ये? अ सोल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन अ 320 ग्राम ऑफ वाटर। आपके पास 40 ग्राम क्या है? सॉल्ट है, एंड वाटर की क्वांटिटी कितनी है? 320 ग्राम है। आपको क्या करना है? कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करना है, वो भी कैसे? मास बाय मास परसेंटेज मेथड से करना है। स्टार्ट करते हैं।
अब हमारे पास जो जो गिवन है पहले तो उसको लिखना होता है। सो हमारे पास क्या क्या गिवन है, मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है, मास ऑफ सॉल्वेंट। अब आप कहोगे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कैसे पता चला, तो याद रखना हमने 2 डेफिनेशन पढ़ी थी सॉल्यूट और सॉल्वेंट की, ठीक है। सो जिसमें से एक डेफिनेशन हमें ये भी कहती थी कि जिसकी क्वांटिटी कम होती है हम उसे सॉल्यूट कहते हैं, एंड जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। सो हम कह सकते हैं कि जो सॉल्यूट है वो कौन होगा, सॉल्ट होगा, एंड जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, वाटर होगा। सो दोनों की क्वांटिटी लिख दी 40 ग्राम एंड 320 ग्राम। वी नो दैट मास ऑफ सॉल्यूशन, हमें पता है कि जो मास होता है सॉल्यूशन का वो क्या होता है, वो सम अप होता है किसका, सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का। किसका, सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का। तो हम दोनों के मास को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी कि 40 ग्राम को और 320 ग्राम को ऐड कर देंगे। ऐड करने पे हमारे पास कितना आएगा, 360 ग्राम आएगा। अब क्योंकि हमें पता है मास ऑफ परसेंटेज का सॉल्यूशन जो होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, और हमें क्या करना होता है परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करना होता है 100 से। सो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट हमारे पास कितना गिवन था, 40 गिवन, तो हमने 40 लिख दिया। और मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हमारे पास अभी हमने निकाला था 360, तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे 360, एंड 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 11.1%। ओके, सो आपको आई होप ये वाली चीज़ भी समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हाट इज सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है। सो हम सस्पेंशन के बारे में ऑलरेडी वैसे डिस्कस कर चुके हैं कि सस्पेंशन क्या होता है। फिलहाल हम और पढ़ लेते हैं नॉन होमोजेनियस सिस्टम। आपने नॉन होमोजेनियस सिस्टम पढ़ा ही होगा, जिसे हम क्या कह सकते हैं, हेट्रोजीनियस भी कहते हैं। लाइक दोस ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप सी इन एक्टिविटी 2.2। आपने एक्टिविटी 2.2 में सी में क्या डाला था, या तो आपने वाटर में चॉक डाला होगा या फिर आपने आटा डाला होगा। तो वो दोनों ही क्या होते हैं, अगर हम उसको इस टाइप की कोई भी पार्टिकल्स को डालते हैं और मिक्सचर करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, सस्पेंशन कहते हैं, ठीक है। तो इन विच सॉलिड आर डिसअपियर्ड इन अ लिक्विड, जिसमें जो सॉलिड होता है वो डिसअपियर तो हो जाता है लिक्विड में, आर कॉल्ड अ सस्पेंशन, मगर कुछ टाइम बाद क्या होता है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे क्या आ जाते हैं, नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है। अ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जो सस्पेंशन होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, इन विच सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व, जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं वो डिसॉल्व नहीं होते हैं, बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम, मगर वो सस्पेंडेड रहते हैं मीडियम में एंड नॉर्मली रहते हैं, वो पूरी तरह से घुलते नहीं हैं, डिसॉल्व नहीं होते। पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेक्ड आइज। जो पार्टिकल होते हैं सस्पेंशन के वो विजिबल हो जाते हैं, दिख जाते हैं नेक्ड आइज के थ्रू। आगे इसमें है प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। सो प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंशन क्या कह रही है कि सस्पेंशन जो होता है वो हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। तो जैसा कि आपको हम पढ़ ही चुके हैं कि जो सस्पेंशन होता है वो हेट्रोजीनियस क्यों होता है, क्योंकि वो अच्छी तरह से घुल नहीं पाता है। आगे इसके बाद क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेक्ड आइज। हम उसको सीन कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि उसकी जो पार्टिकल का साइज जो होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। जो पार्टिकल होते हैं सस्पेंशन के वो स्कैटर्ड करते हैं किसको, बीम लाइट को। क्यों, क्योंकि उसके पार्टिकल बड़े होते हैं, तो लाइट जो होगी वो उससे टकराएगी और क्या हो जाएगी, स्कैटर्ड हो जाएगी। पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट पाथ विजिबल, और हमें लाइट का पाथ विजिबल होने लगता है, दिखाई देने लगता है। द सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। जब हम सस्पेंशन को अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं, यानी कि बिना हिलाई डुलाई छोड़ देते हैं, तो जो उसके पार्टिकल होते हैं कुछ टाइम बाद वो सेटल डाउन हो जाते हैं। दैट इज अ सस्पेंशन इज अनस्टेबल। इसी वजह से जो सस्पेंशन होता है वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है, स्टेबल नहीं होता, एक जगह पे टिका नहीं रहता। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर, और इसे हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं मिक्सचर से बाय अ प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन। फिल्टरेशन यानी कि छानने की विधि के द्वारा हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। आगे है व्हेन द पार्टिकल सेटल डाउन, जब पार्टिकल नीचे गिर जाते हैं, द सस्पेंशन ब्रेक्स एंड इट डज नॉट स्कैटर लाइट एनी मोर। अब इसका मतलब आप क्या समझे कि जब तक इसके जो पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली मूवमेंट कर रहे थे सस्पेंशन में, तो उस टाइम तक तो क्या हो रहा था कि हमें बीम ऑफ लाइट दिख रही थी। क्यों, क्योंकि वो स्कैटर्ड हो रहे थे उससे टकरा के। बट जब सारे के सारे पार्टिकल्स नीचे आ जाएंगे तो वो बीम लाइट जो होगी वो स्कैटर्ड कैसे होगी, जब वो टकराएगी नहीं पार्टिकल से।
तो इस वजह से उस टाइम पे वो सस्पेंशन ब्रेक हो जाता है और लाइट हमें नहीं दिखती है, लाइट का पाथ हमें नहीं दिखता। सो आगे हम पढ़ते हैं व्हाट इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन भी आप पढ़ चुके होंगे, आपको याद होगा हमने मिक्सचर डी पढ़ा था जिसमें हमने क्या यूज किया था, या तो इंक या फिर मिल्क। सो ग्रुप डी इन एक्टिविटी 2.2 इज कॉल्ड अ कोलाइड और कोलोडियल सॉल्यूशन। हम उसे कोलाइड भी बोल सकते हैं, कोलोडियल सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। द पार्टिकल ऑफ अ कोलाइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड। वो क्या होता है, यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा घुल मिल जाते हैं अच्छे से, तो थ्रू आउट द सॉल्यूशन। इस वजह से वो थोड़ा सॉल्यूशन की तरह दिखते हैं। ड्यू टू रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ द पार्टिकल। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल के साइज होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं। छोटे होने की वजह से वो थोड़ा यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं, इस वजह से वो हमें थोड़े दिखते नहीं हैं। एज कम्पेयर टू द सस्पेंशन, सस्पेंशन के अकॉर्डिंग वो थोड़े छोटे होते हैं उसके पार्टिकल के अकॉर्डिंग। द मिक्सचर अपीयर टू बी होमोजीनियस। और जो मिक्सचर होता है ना वो हमें होमोजीनियस सा थोड़ा लिखता है कि हाँ ये होमोजीनियस है, बट एक्चुअल में उसका मिक्सचर जो होता है वो होमोजीनियस नहीं होता है। बट एक्चुअली अ कोलाइडल सॉल्यूशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, मगर एक्चुअली वो क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मिल्क ले लेते हैं। बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ कोलॉइडियल, क्योंकि इसका साइज जो होता है वो स्मॉल होता है पार्टिकल का, वी कैन नॉट सी, हम उसको देख नहीं सकते विद अ नेक्ड आइज से, बट दिस पार्टिकल कैन ईजिली स्कैटर अ बीम लाइट ऑफ विजिबल लाइट। यानी कि आप क्या समझ पा रहे हो इससे कि इसके पार्टिकल छोटे तो होते हैं जिस वजह से हम उनको देख नहीं पाते, मगर इतने छोटे भी नहीं होते हैं कि जो बीम लाइट है वो उस बीम लाइट को ये स्कैटर्ड ना कर सके, ये स्कैटर्ड कर सकती है, ठीक है। एंड ऑब्वियस स्कैटर्ड वो तभी कर पाएगी जब उनके पार्टिकल्स का साइज जो होगा वो थोड़ा बड़ा होगा। सो एक्टिविटी 2.2, दिस स्कैटरिंग ऑफ अ बीम लाइट इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट। अब ये जो लाइट जो है स्कैटर्ड होती है इसी को हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु डिस्कवरिंग दिस इफेक्ट, और जिसने इसको डिस्कवर किया था साइंटिस्ट ने, उसके नाम पे ये इफेक्ट रखा गया है। टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व्ड व्हेन अ फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर रूम। जब आप रूम में देखते हो कि कहीं पे भी लाइट आ रही है, ठीक है, थ्रू अ स्मॉल होल से, किसी भी छोटे से होल से अगर लाइट आती है तो दिस हैपन ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ये क्यों होता है, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट के थ्रू होता है। बाय द पार्टिकल्स ऑफ डस्ट, हमें क्या दिखते हैं, पार्टिकल्स ऑफ डस्ट दिखते हैं। एंड स्मोक दिखती है इन एयर में, कि एयर में कुछ हमें उड़ते हुए दिखते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हमें दिखने शुरू हो जाते हैं। सो ये टिंडल इफेक्ट ही होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सॉल्यूशन जो ए है एंड बी है, सॉल्यूशन में जो बीम ऑफ लाइट है वो नहीं दिख पा रही है उसका पाथ, मगर सॉल्यूशन बी में दिख पा रहा है, विजिबल हो रहा है। सो यहाँ पे इन्होंने 2.3 में क्या लिखा है कि सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट डज नॉट शो द टिंडल इफेक्ट। उसने टिंडल इफेक्ट नहीं शो किया था, बट मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क शो करता है टिंडल इफेक्ट, ठीक है, बेशक इसके पार्टिकल्स छोटे होते हैं। आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन अ सनलाइट पास थ्रू द कैनोपी ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट। देखो जब जंगल होता है ना, जंगल में क्या होता है कि बहुत ही घना जंगल होता है, तो उसमें थोड़ा थोड़ा जो स्पेस होता है ना, उस स्पेस से भी ना जो सनलाइट होती है वो एंटर हो जाती है फॉरेस्ट में। तो जब जंगल में ये एंटर होती है तो ये भी बिल्कुल बीम लाइट की तरह बिल्कुल टिंडल इफेक्ट शो करती है। उसमें भी हमें क्या होता है कि ना जो लाइट होती है ना उसमें हमें छोटे छोटे कण जो होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो उड़ते हुए दिखते हैं, ठीक है। उसके आगे यहाँ पे क्या है, इन द फॉरेस्ट मिस्ट कंटेन अ टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। हमें ड्रॉपलेट जो होते हैं ना, वो टीनी टीनी वाटर के छोटे छोटे जो बूंद होते हैं वाटर्स की, वो भी हमें कुछ इस तरीके से रिएक्ट करते हुए दिखती हैं। विच एक्ट एज अ पार्टिकल ऑफ कोलाइड डिसअपियर इन एयर। और वो भी मतलब कोलाइड की तरह ही थोड़ा क्या करती हैं, एयर में उसी की तरह एक्ट करती हैं। आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड। प्रॉपर्टीज क्या कहते हैं कोलाइड की, अ कोलाइड इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर। ये हेट्रोजेनस मिक्सचर क्यों होता है, बिकॉज ये क्या कर सकता है, ये बीम लाइट को स्कैटर्ड कर सकता है, ओके। उसके बाद क्या है, द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ कोलाइड इज टू स्मॉल। साइज जो होता है पार्टिकल का बहुत ही छोटा होता है, टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेक्ड आइज। तो इसी वजह से इंडिविजुअली जो होते हैं इंसान, वो नेक्ड आइज से उसको सीन नहीं कर सकते हैं। कोलाइड आर बिग इनफ, मगर जो कोलाइड होते हैं वो इतने बड़े तो होते हैं कि वो क्या कर सके, स्कैटर कर सके अ बीम लाइट को,
ठीक है, जिस वजह से पास हो सके थ्रू इट, जो कि वो अपने आप से क्या कर सकते हैं, पास होने देते हैं, फैला देते हैं बीम लाइट को, स्कैटर्ड कर देते हैं, एंड मेक इट्स पाथ विजिबल, और उसके पाथ को विजिबल कर देते हैं, और जिस वजह से हमें बीम लाइट शो होने लगती है, दिखती है। दे डू नॉट सेटल डाउन, वो सेटल डाउन कभी भी नहीं होते हैं अगर उनको हम लेफ्ट कर देते हैं अनडिस्टर्ब्ड, यानी कि उसको बिना हिला डुलाए छोड़ देते हैं। वट दैट इज़ द कोलाइड इज़ क्वाइट स्टेबल, तो इससे हमें क्या समझ में आता है, जो कोलाइड होता है वो क्या होता है, स्टेबल होता है, क्योंकि वो सेटल डाउन नहीं होता। आगे हम पढ़ते हैं। सो इसका जो लास्ट पॉइंट है वो हमें क्या कह रहा है, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, इसे हम क्या नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते हैं, किसके थ्रू, फिल्ट्रेशन के थ्रू, बट द स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन, मगर हम स्पेशल टेक्निक यूज़ कर सकते हैं सेपरेशन करने के लिए, जिसको क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं, कैन बी यूज टू सेपरेट द कोलाइडियल पार्टिकल्स, कोलाइडियल पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, द कॉम्पोनेंट ऑफ कोलाइडियल सॉल्यूशन आर डिस्पर्स्ड एंड डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। देखो जिस तरीके से हमारे पास सॉल्यूशन के दो फेस थे, दो कंपोनेंट्स थे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक उसी तरीके से हमारे पास जो कोलाइडियल है उसके भी दो कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट्स क्या है, डिस्पर्स्ड फेस है, एंड दूसरा क्या है, डिस्पर्जन मीडियम। जो इसका डिस्पर्सिंग मीडियम होता है वो सॉल्वेंट की तरह काम करता है, एंड जो डिस्पर्स्ड फेस होता है वो किसकी काम करता है, सॉल्यूट की तरह काम करता है। पढ़ते हैं आगे क्या बोला जा रहा है। आगे बोला जा रहा है, द सॉल्यूट लाइक अ कंपोनेंट और द डिस्पर्स्ड पार्टिकल इन अ कोलाइड form a dispersed phase, and the components in which the dispersed phase is suspended is known as the dispersing medium। देखो यहाँ पे इसी तरीके से आगे बताया जा रहा है पूरा का पूरा कि जो dispersed phase होते हैं वो किसकी तरह वर्क करते हैं, एंड dispersing medium किस तरीके से वर्क करते हैं। तो हम सीधा आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास टेबल आती है 2.1, इस टेबल के बारे में इसमें आगे बताया जा रहा है कि क्या पढ़ना है हमें। सो सीधा वो पढ़ते हैं। हमारे पास ये जो कंपोनेंट्स हैं ये हमारे पास इस तरीके से आएंगे, ये रहा डिस्पर्स्ड फेज आपका और डिस्पर्सिंग मीडियम। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, जो डिस्पर्स्ड फेज होता है वो हमारा किसकी तरह वर्क करता है, सॉल्यूट की तरह वर्क करता है, यानी कि इसे पुट किया जाता है, एंड जो डिस्पर्सिंग मीडियम होता है वो हमारा क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। ठीक है, यानी कि हम इसमें डालते हैं, यानी कि इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है एंड इसकी क्वांटिटी कम होती है। अब इसके जो टाइप्स होते हैं वो क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स में भी इसमें बहुत सारी चीज़ें कि इन लोगों को मिला के मिक्सअप करके क्या क्या हम बना सकते हैं, या फिर क्या क्या हमारे एनवायरनमेंट में या आसपास में मौजूद हैं ऐसी चीज़ें। अगर मैं बात करती हूँ लिक्विड और गैस की, अगर मैं लिक्विड को एज अ सॉल्यूट यूज़ करती हूँ और गैस को एज अ सॉल्वेंट यूज़ करती हूँ, तो हमारे पास क्या आता है, एरोसोल आता है, जिसके एग्जाम्पल क्या है, फॉग, क्लाउड, मिस्ट। अगर मैं सॉलिड को गैस के साथ करती हूँ, सॉलिड को गैस के साथ मिलाती हूँ, तो भी क्या आता है, एरोसोल आता है, जिसका एग्जांपल क्या है, स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जिस्ट। ऑटोमोबाइल एग्जिस्ट का मतलब होता है जो व्हीकल्स वगैरह होती हैं ना, जब वो चलती हैं तो उनसे जो धुआं निकलता है उसे कहते हैं। अब गैस और लिक्विड, अगर गैस के साथ लिक्विड का डिस्पर्सिंग करवाया जाता है, यानी कि जो गैस है उसको एज अ सॉल्यूट की तरह यूज़ करते हुए लिक्विड को सॉल्वेंट की तरह यूज़ करते हुए उसमें डाला जाता है, तो हम क्या क्रिएट कर सकते हैं, फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं शेविंग क्रीम। शेविंग क्रीम जो होती है वो भी थोड़ी फॉर्म की तरह होती है ना, इस तरीके से। अब उसके बाद है लिक्विड के साथ कराते हैं तो इमल्जन आता है, जिसे हम कह सकते हैं मिल्क हो गया, या फिर फेस पे जो क्रीम लगाते हैं हम उसको। सॉलिड और लिक्विड, जब सॉलिड और लिक्विड को मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, सोल बनता है, जिसमें हम यूज़ कर सकते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और मड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है वो एक तरीके का मेडिसिन होता है जो नॉर्मली डाइजेस्ट वगैरह के लिए ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, बाकी चीज़ों के लिए भी यूज़ होता है ये। आगे है गैस और सॉलिड का मिक्सचर। गैस और सॉलिड जो है वो क्या क्रिएट करते हैं, फॉर्म। इसके एग्जाम्पल्स क्या है, फॉर्म है, रबड़ है, स्पॉन्ज है, प्यूमाइस है। उसके आगे है लिक्विड और सॉलिड। जब हम लिक्विड और सॉलिड को मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, जेल, जेली, चीज़, बटर, ये सब इसके एग्जांपल है। उसके बाद है सॉलिड को सॉलिड से अगर मिक्स करते हैं तो सॉलिड सॉल्ट बनता है, जिसके हम क्या कह सकते हैं, कलर्ड, गैमस्टोन और मिल्की ग्लास। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर देख लें कि इसके क्वेश्चन आंसर्स क्या बोल रहे हैं। पहला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर विद एग्जाम्पल। मैं आपको ऑलरेडी हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में बोल चुकी हूँ।
अगर आपको करना हो तो आप उसको पहले वाली हमारी फर्स्ट वीडियो को देख सकते हो, उसमें मैंने उसके एग्जांपल्स वगैरह उसके जो डिफरेंसेस है वो मैंने करवाए हुए हैं। सो आगे है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ आर सोल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सो अब हमारे पास क्या आ रहा है कि हमें सोल को, सॉल्यूशन को और सस्पेंशन के बीच में डिफरेंस क्रिएट करना है। सोल मतलब हमारे पास क्या होगा, कोलाइड के बारे में बात हो रही है, सोल को कोलाइड कहते हैं। सो इसके आंसर क्या होगा, चलिए वो पढ़ते हैं। सो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सॉल्यूशन, सोल और सस्पेंशन को मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, शो किया हुआ है। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है डिफरेंसेस में, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि ये क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। तो आपको जैसे कि पता ही है सॉल्यूशन क्या होता है हमारा, होमोजीनियस होता है, एंड जो कोलाइड होता है वो क्या होता है, हेट्रोजीनियस होता है। सस्पेंशन क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। उसके बाद जो है सॉल्यूशन के जो साइज़ होते हैं जो पार्टिकल्स के उसके, वो 1 नैनोमीटर से लेस देन होते हैं, यानी कि कम होते हैं, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं। और कोलाइड के साइज़ जो होते हैं पार्टिकल्स के, बिटवीन होते हैं 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। ओके, एंड अगर मैं बात करती हूँ सस्पेंशन की, तो साइज़ जो होता है सॉल्यूट पार्टिकल्स का इज़ मोर देन द 100 नैनोमीटर, उसका 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है। इट डज़ नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, तो इस वजह से वो स्कैटर नहीं करते बीम लाइट को। मगर जो कोलाइड होता है वो क्या करते हैं, स्कैटर्ड करते हैं बीम लाइट को, और सस्पेंशन होता है वो भी स्कैटर्ड करते हैं बीम लाइट को। मगर आफ्टर सम टाइम जो क्या कहते हैं हमारे पास सस्पेंशन होता है, वो भी क्या नहीं कर पाता, इसको बीम लाइट को स्कैटर्ड नहीं कर पाता, क्योंकि वो क्या हो जाता है, कुछ टाइम बाद वो नीचे बैठ जाता है। उसके बाद है ये स्टेबल होते हैं, सॉल्यूशन जो होता है वो स्टेबल होता है, यानी कि वो सेटल डाउन नहीं होता, नीचे नहीं बैठता है। एंड जो कोलाइड होता है वो भी स्टेबल होता है, बट जो सस्पेंशन होता है वो अनस्टेबल होता है। जो सस्पेंशन होता है वो अनस्टेबल होता है, वो सेटल डाउन हो जाता है, इस वजह से वो क्या है, अनस्टेबल है। अच्छा, जो सॉल्यूशन है वो स्टेबल बेशक है, वो फ्रीली मूवमेंट करता है पूरे सॉल्यूशन में, बट उसके पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, जिस वजह से वो बीम लाइट का जो पाथ होता है वो उसे शो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे है, इट कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज, इसे हम नहीं देख सकते नेक्ड आइज के थ्रू। उसके बाद है कोलाइड को भी हम नहीं देख सकते हैं नेक्ड आइज से, बट वो इतने बड़े पार्टिकल्स होते हैं कि वो स्कैटर्ड कर सकते हैं बीम ऑफ लाइट को। ओके, यहाँ पे शो नहीं हो रहा है थोड़ा, बट आप समझ गए होंगे कि वो बीम लाइट को क्या कर सकते हैं, स्कैटर्ड करते हैं। मतलब होते तो छोटे हैं बट इतने बड़े भी होते हैं कि वो स्कैटर्ड कर सकते हैं। उसके बाद है सस्पेंशन, तो सस्पेंशन जो है उसको हम देख सकते हैं नेक्ड आइज के थ्रू। सो हमारा जो पहला आंसर है वो ख़त्म होता है। सो अब हमारे पास क्वेश्चन आता है थर्ड हमारे पास क्या बोल रहा है, मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आपको एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है, आपको 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड का दिया हुआ है, जिसे आपको डिसॉल्व करना है इन 100 ग्राम ऑफ वाटर में, वो भी 293 केल्विन में। फाइंड करना है आपको कंसनट्रेशन एट दिस टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे आपको कंसनट्रेशन इसका फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले किया था, जिन फॉर्मूले को यूज़ किया था, हमें उसको जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है उसी को यूज़ करते हुए हम इसके आंसर्स को करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सो जैसा कि आप देख सकते हैं आंसर थर्ड जो है हमारे पास क्या क्या गिवन था, मास गिवन था, वो भी सोडियम क्लोराइड का कितना 36 ग्राम, और मास गिवन था वाटर का कितना 100 ग्राम। अब आपको पता ही है कि जिसकी क्वांटिटी कम होती है वो हमारा सॉल्यूट होता है, और जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है वो हमारा सॉल्वेंट होता है। सो वी नो दैट मास ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन हमारा कैसे निकलता है, जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्सअप कर देते हैं, यानी कि हम सोडियम क्लोराइड को और वाटर को जब मिक्स करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारे पास कितना निकल के आएगा, 136 ग्राम आएगा। ठीक है, यानी कि हमारा जो मास है सॉल्यूशन का वो कितना आया है, 136 ग्राम आया है। अब हमें अगर इसको क्या करना है, परसेंटेज निकालनी है इसकी कंसंट्रेशन की सॉल्यूशन के, तो हम क्या यूज़ करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। सो मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास कितना गिवन था, 36 ग्राम था, तो 36 हम ऊपर रख देंगे। मास ऑफ सॉल्यूशन जो है हमारे पास कितना आया था, 136 ग्राम आया था, तो उसे नीचे रखेंगे एंड मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। जब आप इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड वगैरह करके आंसर निकालोगे तो आपका आंसर कितना आना चाहिए, 26.47% आना चाहिए। तो कंसनट्रेशन जो है इस सॉल्यूशन का कितना होगा, 26.47 होगा। ठीक है, सो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।